नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक हमारा संज्ञा है। बहुत दिनों बाद वीडियो बना पाया, बीच में थोड़ा व्यस्तता रही। संज्ञा चैप्टर में नई नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आपको सब कुछ समझना है। यहाँ पर लिखना, कम से कम लिखना है। जो लिखना है वो तो लिखना ही है, लेकिन इसमें ये याद रखना कि आपको समझना ज़्यादा है। इसको आप समझेंगे जब तभी जाकर आगे के क्लियर हो पाएंगे चैप्टर। इस चैप्टर को नहीं समझेंगे तो न तो सर्वनाम समझ में आएगा, न विशेषण, न संज्ञा के विकार। ठीक है, इसलिए संज्ञा चैप्टर को बेहतर समझने के लिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जब लिखाऊंगा तब लिखेंगे, ध्यान देंगे। अभी ध्यान दीजिए। संज्ञा मैं पढ़ाऊं कि उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको वीडियो पूरी देखें, अगर आपको अच्छी लगती है आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कीजिए। अच्छे बच्चों तक पहुंचाइए वीडियोस को। ठीक है, अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, आपके दोस्त जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं आप यहां ध्यान देंगे। मैं यहां अंडरलाइन करता हूं। हरीश अमेरिका से ईमानदारी के साथ गाय व दवाई लाया। गाय लाया और दवाई लाया। ठीक है, अमेरिका क्या क्या देखिए, क्या क्या शब्द हैं यहाँ। ईमानदारी, गाय, दवाई, ऐसे शब्द पड़े हुए हैं, ध्यान देना। इसी से संज्ञा की परिभाषा बन जाएगी। मैं आपको संज्ञा की परिभाषा इसी से समझाऊंगा और आराम से आप परिभाषा को बिना याद किए समझ जाएंगे। कैसे, देखिए। हरीश जो है अमेरिका से क्या लाया? ईमानदारी के साथ लाया। जो भी लाया ईमानदारी, बेईमानी नहीं की उसने। गाय और दवाई लाया। देखिए, हरीश क्या है? एक आदमी का नाम है। हरीश एक आदमी का नाम है, तो एक व्यक्ति का नाम है। एक व्यक्ति। अमेरिका एक स्थान का नाम है, देश का नाम या स्थान का नाम। ईमानदारी एक भाव है, फीलिंग्स है। ईमानदारी एक भाव है। गाय एक प्राणी है। गाय एक प्राणी है। दवाइयां वस्तु होती हैं, वस्तु है दवाई। दवाई कोई प्राणी तो नहीं है ना। गाय कोई वस्तु तो नहीं है ना, गाय तो प्राणी है ना। ईमानदारी क्या है? भाव है, भाव, फीलिंग्स, ईमानदारी। अमेरिका स्थान का नाम है, देश का नाम, स्थान का नाम। हरीश एक व्यक्ति का नाम है। ये कोई प्राणी तो है, ये कोई भाव नहीं है, ये कोई स्थान या फिर कोई इस प्रकार। देखिए, व्यक्ति, स्थान, देखो कितने नाम हैं इसमें। हरीश व्यक्ति का नाम है, अमेरिका स्थान का नाम है, ईमानदारी भाव का नाम है, गाय प्राणी का नाम है, दवाई वस्तु का नाम है। इसी से तो परिभाषा बननी है। इसी से परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी व्यक्ति, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा माने होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। अगर मैं ये कहूं ना, संज्ञा और नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा माने नाम। कोई कहे नामकरण, मैं कहूंगा संज्ञाकरण, ये भी सही है। संज्ञाकरण कहा जाए तो, नामकरण की जगह संज्ञाकरण कहा जाए, ये भी सही है। ठीक है, अगर मैं कहूं नामकरण तो भी ठीक है। संज्ञाकरण या नामकरण एक ही चीज है, कोई अलग अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हरीश व्यक्ति का नाम है, अमेरिका स्थान का नाम है, ईमानदारी भाव का नाम है। इसी से संज्ञा माने नाम होता है, ये याद कर लेना। संज्ञा का अर्थ ही नाम है। जैसे आकाश, आकाश को गगन भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं आकाश। वैसे ही संज्ञा को नाम कहो या संज्ञा कहो। हम नाम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हमारा चैप्टर नाम है, संज्ञा। ठीक है, हरीश व्यक्ति का नाम है ना, तो इससे ही परिभाषा बनाते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, प्राणी, वस्तु। तो मैं सरलता से जो रटे रहते हैं परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को, ये नाम है सारे। ईमानदारी, आप देखिए, अमेरिका को अमेरिका नाम दिया गया है, नहीं। एक व्यक्ति, उसको हरीश नाम दिया गया है। गाय को गाय का नाम दिया गया है। गाय को कुछ और नहीं कहते, गाय को गाय का नाम दिया गया है। उसका पर्टिकुलर नाम रखोगे तो वो अलग बात है ना। हम कह रहे हैं कि गाय जैसी दिखने वाली चीजों को गाय कहा है। जो भी गाय जैसी दिखती है प्राणी, वो गाय नाम दिया है उसको। कोई भैंस नाम दिया है किसी एक प्राणी को, किसी एक प्राणी को बिल्ली नाम दिया है, किसी एक प्राणी को कुत्ता नाम दिया है, गाय को गाय नाम दिया है, नाम दिया है। दवाई को दवाई नाम दिया है। दवाई को सवाई कह देते, नहीं कहा ना, दवाई को दवाई नाम दिया है, तो नाम है ये सब। इसलिए किसी व्यक्ति, वस्तु,
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव। आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्यक्ति, स्थान, भाव, प्राणी, वस्तु, आप जैसे भी लिखते हो। आप ये रटे रहते हैं लोग, इसलिए मैं व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहीं से ध्यान देना। हाँ, इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं, उसी से परिभाषा बन रही है। इस वाक्य में आप जो देख रहे हैं उसी से परिभाषा बन रही है। अब इनको देखा जाए, ठीक है, लिखिए। अब लिखिए, संज्ञा का अर्थ नाम होता है। संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। लिखना भी शुरू करेंगे। संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। नाम होता है। ठीक है, आप पहले ये लिख देना। आपने ये नहीं लिखा है तो फिर दिक्कत होगी। पहले ये लिख लेना फिर लिखना। ठीक है, फिर लिखना है, पहले इसको लिख लेना और ये लिख लेना। संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। अतः अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को, अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव, अच्छा, भाव में ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गुण दोष। भाव में गुण और गुण आते हैं पर दोष, गुणी दोष होता है, मैं समझाऊंगा आगे को। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव, गुण, दोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। लिखो, इस प्रकार नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। यह नाम है ना, हरीश नाम है, इसी को संज्ञा कहा जाता है। हरीश की संज्ञा दी गई है, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए, ये व्यक्ति का नाम है, नाम को ही संज्ञा, हरीश संज्ञा, नाम संज्ञा है उसकी, अमेरिका उसकी संज्ञा है, ईमानदारी की संज्ञा दी गई है उस भाव को, गाय को गाय की संज्ञा दी है, दवाई को दवाई की संज्ञा दी है, या फिर गाय को गाय नाम दिया है, दवाई को दवाई नाम दिया। नाम माने संज्ञा, इसलिए संज्ञा और नाम में कोई अंतर नहीं है बहुत ज्यादा। वही अर्थ है संज्ञा का, नाम का। जैसे मैं पहले उदाहरण में बता चुका हूं, आकाश, गगन, नभ, अंबर एक ही है सब, वैसे ही संज्ञा और नाम एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, संज्ञा का नाम पर्यायवाची है। अगर देखो यहां पर हरीश को क्या कहा गया है, व्यक्ति को हरीश नाम दिया गया है, स्थान को अमेरिका नाम दिया गया है, भाव को ईमानदारी नाम दिया गया है, प्राणी को गाय नाम दिया गया है, वस्तु को दवाई नाम दिया गया है। इसी नाम को तो संज्ञा कहते हैं। हो गया ना संज्ञा। ठीक है, अगर कहा जाए, देखिए, अगर कहा जाए आ रहा है, यह संज्ञा नहीं है, यह तो क्रिया है, जो क्रिया चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। यह क्रिया क्यों है, यह कोई नाम है क्या? गाय का नाम तो गाय है, दवाई का नाम दवाई है, आ रहा है किसका नाम है, किसी का नाम है क्या? अगर लिख दूं जाता है, ये किसी का नाम है क्या? जाता है किसी का नाम है, ये क्या है? जाता है संज्ञा है, ओ क्रिया है। नाम होती तो संज्ञा होती ना, ये क्या है? क्रिया है। ये क्रिया है क्योंकि इनसे, देखिए आ रहा है से आने का पता चलता है, काम हो रहा है आने का, जाता है जाने का काम हो रहा है, किसी कार्य के होने का बोध होता है। ये क्रिया है, क्रिया चैप्टर में पढ़ाऊंगा। भले ही संज्ञा चैप्टर में मैं आपको क्रियार्थक संज्ञा पढ़ाऊंगा, क्रियार्थक संज्ञाएं भी होती हैं। ठीक है, आगे को जाकर एक टॉपिक आएगा क्रियार्थक संज्ञा, वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ठीक है, अब आगे आप लिखेंगे संज्ञा के भेद। लिखिए संज्ञा के भेद, हेडिंग लिखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद। ठीक है, आप जो परंपरागत रूप से पढ़े आए हो ना, उससे आगे को कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको। संज्ञा के भेद लिखिए आप हेडिंग में। आपने जो परंपरागत रूप से पढ़ा है उससे आगे संज्ञा के भेद लिखिए। संज्ञा के भेद, नंबर ध्यान से सुनना, नंबर 1 लिखिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, इसके आधार पर संज्ञा के अलग भेद पढ़ोगे आप, अर्थ के आधार पर। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 लिखिए प्रकार्य के, अच्छा हाँ, नंबर 2 प्रकार्य के आधार पर। प्रकार्य के आधार पर, प्रकार्य के आधार पर। और नंबर 3 किसके आधार पर?
व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 लिखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। इस प्रकार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद? इस प्रकार से 3 होते हैं, और ज्यादातर एग्जाम में यह आता है, और ज्यादातर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। यह भी एक भेद है, मैं इसको भी पढ़ाऊंगा, परंतु पहली हेडिंग लिखेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। पहली हेडिंग लिखिए आप, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। पहले ये पढ़ेंगे हम, इसलिए पहले जब हमको ये पढ़ना है, इसलिए हम इसको अभी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेदों को जब पढ़ेंगे तब हम लिखाएंगे इसको, प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद। अभी आपको हेडिंग क्या डालनी है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। देखिए, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनना, संज्ञा के 5 भेद बता देंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके बाद वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी। अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, अंग्रेजी में संज्ञा के अर्थ के आधार पर संज्ञा के या संज्ञा के कितने भेद होते हैं तब 5 बता देंगे अंग्रेजी वाले बच्चे। लेकिन हिंदी में, मानक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। मानक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं संज्ञा के। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कौन से 3 भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। ध्यान से सुनेंगे, 5 भेद न होकर 3 भेद हैं, और इनको समझने का आसान तरीका मैं बता देता हूं आपको, याद हो जाएंगे आपको, यहीं पर समझ में आ जाएगा, क्लास में ही समझ में आ जाएगा। क्या कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं और वो 3 भेद कैसे छांटे जाते हैं, किसमें कौन सी संज्ञा है। ध्यान से सुनिएगा। एक समय था, अभी आप लिखना 5 मिनट नहीं है, आप सुनिएगा, केवल सुनेंगे तो अवश्य 100% समझ में आएगा। एक समय था कि सोच लीजिए, जब बोलना नहीं आता था मनुष्य को, बोलना नहीं आता था। जब बोलना नहीं आता था तो आदमी क्या करता था? जब बोलना नहीं आता था तो क्या करता होगा आदमी? इशारों में काम करता होगा। क्या इशारों से सब कुछ हो सकता है? इशारों से सब कुछ समझा सकते हो सभी को? इशारों से, संकेतों से सब कुछ सभी को नहीं समझाया जा सकता। हम अपनी अभिव्यक्ति जो कहना चाहते हैं वो इशारों से थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। मैं कहना चाहता हूं रमेश ईमानदार है, आप इशारों में कैसे कहोगे इसको बताओ तो? रमेश ईमानदार है, नहीं कह पाएंगे ना। अब जब आदमी को बोलना नहीं आता था तो संकेत में, इशारों में बात करता था, तो पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी, अच्छी तरह समझा नहीं पाता था। अब आदमी ने क्या किया? इस समस्या का समाधान स्वयं निकाला। आदमी के परिवार में, सोच लीजिए, आदमी के परिवार में 20-30 प्राणी थे। उन 20-30 प्राणियों में कुछ आदमी थे, उनमें भी कुछ स्त्री, कुछ पुरुष, कुछ बच्चे थे, और कुछ 2 गाय पाल रखी थी, और कुछ बिल्लियां थी, और 1-2 कुत्ते पाल रखे थे। इतने प्रकार के जानवर, उन्होंने मुर्गी भी पाल रखी थी। अब देखिए, ध्यान से समझना, अब इतने में से मुर्गी है, बिल्ली है, कुत्ता है, औरत है, आदमी है और बच्चे हैं, इन ये सब थे परिवार में, लेकिन बोलना नहीं आता था। तो आदमी, इनमें से माना मुर्गी भाग गई, मुर्गी भाग गई तो क्या बोलेगा आदमी? आदमी ज्यादा से ज्यादा भाग गई तो परिवार में कैसे बताएगा कि भाई मुर्गी भाग गई है? तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता था? इशारे करके बता देता था कि मुर्गी कुकड़ू कू करती है, कुकड़ू कू। समझ जाता था आदमी, हाँ मुर्गी भाग गई है, ऐसा करके। अब ऐसा करके भाग गई है, ये समझना भी बड़ा मुश्किल था। अब आदमी ने क्या किया, और उनमें से 5 पुरुष भी थे आदमी, और 5 महिलाएं भी थी। अब 5 पुरुषों में से एक पुरुष बाजार चला गया, तो आदमी कैसे बताएगा कौन गया बाजार? नाम तो है ही नहीं ना, कुछ कुछ नाम रखे ही नहीं, बोलना ही नहीं आता था, कैसे बोलेगा? बहुत मुश्किल है। आदमी ने सबसे पहले, ध्यान से समझना, बहुत सरल है। क्या? आदमी ने सबसे पहले इसी में, सबसे पहले, अब मैं इसमें भी क्या होता है, इसके जो 3 भेद होते हैं ना, इसके 3 भेदों में पहले जातिवाचक संज्ञा की खोज हुई। कैसे?
देखिए पहले जातिवाचक संज्ञा बनाई गई कि भाई आदमी बैठे, उन्होंने तय किया कि आज से हम अपने आप को आदमी कहेंगे। आदमियों ने तय किया कि हम सब में, हम जैसे जो लोग हैं वो हम आदमी कहेंगे, और ये भौंकने वाले को कुत्ता कहेंगे, ये म्याऊं म्याऊं करने वाली को बिल्ली कहेंगे, कुकड़ू वाले को मुर्गा कहेंगे, ये गाय जो दूध देती है उसको गाय कहेंगे। आज से तय करेंगे कि कोई समस्या का समाधान निकालने के लिए, आदमी ने देखो खुद समस्या का समाधान निकालने के लिए नाम रखे। क्या? आदमी को आदमी, अपने आप को आदमी नाम रखा। बिल्ली का नाम बिल्ली रख दिया, मुर्गी का नाम मुर्गी रख दिया। अब समस्या खत्म कि भाई क्या हो गया, मुर्गी भाग गई। हाँ समझ में आ गया भाई, आदमी यही है, कुत्ते यही हैं, बिल्लियां यही हैं, मुर्गी बाकी है। हो गया ना, देखो समस्या का समाधान। परिवार में आप सब समझ जाते थे। क्या 20-30 लोगों में से कुत्ता अगर भाग गया तो क्या कहते थे? कुत्ता भाग गया। हाँ समझ में आ जाता, तो मुर्गी यही है, अन्य बिल्ली यही है, आदमी यही है, अन्य कुछ गाय यही है, तो कुत्ता भागा है वो। इस प्रकार सबसे पहले अब ये जो अब आदमी कहेंगे तो आदमी की संसार भर के आदमी है सब। कुत्ता कहेंगे तो जितने कुत्ते हैं, कुत्ता एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कई संसार भर में है। बिल्ली कहने तो कई बिल्लियां हैं, एक ही नहीं है। तो आदमी ने सबसे पहले क्या किया? अपने जैसे को आदमी कहा, बिल्ली जैसी को बिल्ली कहा। जितनी बिल्लियां थी उन सबको एक नाम बिल्ली दिया। जितने आदमी थे उनको एक नाम दिया आदमी, चाहे औरत हो या पुरुष हो, सबको क्या किया? लेडीज जेंट्स सबको आदमी नाम दिया। इस प्रकार से सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की खोज हुई। इसको जातिवाचक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आदमी एक ही नहीं है ना धरती पर, कितने आदमी हैं, जितने ये जो ग्रुप है ना, समूह है आदमियों का, इस एक आदमी कहकर संसार के समस्त आदमी का बोध होता है। इसी को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। गाय कह दिया, संसार में जितनी गायें हैं सब गाय हैं, जातिवाचक, क्योंकि उनकी जाति का पता चलता है, उनके समूह का पता चलता है। बिल्ली का, संसार में जितनी बिल्लियां हैं उनकी जाति बिल्ली जाति है, और बिल्ली कह दिया तो संसार भर की जातियों का, संसार भर की बिल्लियों का नाम तो जातिवाचक संज्ञा। अब जब पर्टिकुलर नाम रखेंगे ना तब व्यक्तिवाचक होगा। ये पहले व्यक्तिवाचक ना होकर पहले जातिवाचक संज्ञा की खोज हुई। पहले जातिवाचक, 3 वेद में पहले जातिवाचक, फिर जाकर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की खोज हुई थी, फिर बाद में अभी समझा रहा हूं, और अंत में भाववाचक। अंत में भाववाचक संज्ञा की खोज हुई थी। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की खोज, आदमियों को आदमी कह दिया, कई हैं आदमी, जब कई हैं तो जातिवाचक है। पर्टिकुलर एक, फिर क्या हुआ? 50 लोगों में 20, ऐसे सोच लो 20 लोगों में 10 आदमी थे, औरत और स्त्री और पुरुष। तो आदमी ने भाई अभी भी समस्या बनी है, भली समस्या का कहीं हद तक समाधान हो गया जातिवाचक संज्ञा से, कि आदमियों को आदमी कह दिया, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक ही शब्द, एक ही आदमी का पता नहीं चलता ना, है ना। बिल्ली से एक ही बिल्ली का पता चलता है नहीं, बिल्ली जितनी है वो बिल्ली है, वो उनका समूह का, ग्रुप का, तो वो जातिवाचक। अब आदमी ने कहा भाई एक समस्या और बनी है, 10 आदमियों में से एक आदमी चला गया, तो हम क्या करेंगे? आदमी चला गया। फिर भी समस्या, कौन आदमी गया? भले अब इतनी समस्या सॉल्व होगी, आदमी ही गया है, कोई जानवर नहीं गया है, लेकिन अभी भी समस्या क्या है कि कौन सा गया है, कौन सा आदमी गया है। तो आदमी का ऐसा करते हैं, नाम रख देते हैं। जो 5 महिलाएं हैं उनका नाम गीता, सीता, हर्षिता आदि आदि कुछ भी नाम रख दिया, और पुरुषों का नाम भी रख दिया कुछ ना कुछ, राम, श्याम, सुरेश, महेश नाम दे दिया। अब क्या हो गया? जैसे ही नाम रखा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब पर्टिकुलर नाम रखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जब पर्टिकुलर नाम रखा जाए तो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या है? संपूर्ण समूह का बोध कराता है जातिवाचक। आदमी, देखिए अब यहां पर देखते हैं, देखो हरीश, पर्टिकुलर नाम रखा है ना, व्यक्तिवाचक। अमेरिका, पर्टिकुलर स्थान का नाम है ना अमेरिका, अनेक अमेरिका तो है नहीं, व्यक्तिवाचक। ईमानदारी तो चलो अभी बताऊंगा, भाववाचक अभी बताया नहीं। गाय, एक ही है क्या गाय? गाय से जैसे अमेरिका से एक देश का नाम याद आता है, गाय से एक ही गाय याद आती है क्या? गाय जातिवाचक। अब जब उस गाय का पर्टिकुलर नाम रखेंगे तो फिर क्या होगा? व्यक्तिवाचक। और दवाई, वस्तु है ना, दवाई एक ही है क्या? दवाई, पर्टिकुलर नाम दवाई का कुछ दिया नहीं है आप, दवाई तो दवाई है, दवाई कई प्रकार की होती है, जातिवाचक।
जब पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा तब जाकर क्या होता है, व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार आदमी खुद ही समस्या का समाधान ढूंढता गया और सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा का निर्माण हुआ भाषा में। ठीक है, भाषा में सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। इस प्रकार अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 संज्ञा के ये 3 भेद हैं। अब सबसे पहले पहली संज्ञा इसलिए लिख दीजिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। लिखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा बनी, ध्यान रखना, फिर व्यक्तिवाचक बनी, भाववाचक संज्ञा अभी बताए नहीं, मैं बताऊंगा आगे को। अब लिख दीजिए इन तीनों को, 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ऐसे ही क्रम में लिख दीजिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। अब लिखिए, पहली हेडिंग लिखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसके 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। अंग्रेजी में जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक आता है यहां पर लिखेंगे, मैं उसी क्रम में लिखा रहा हूं। ठीक है, लिखो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पर्टिकुलर नाम को नहीं कहते, पर्टिकुलर नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। इस लिखिए, जो शब्द लिखिए, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी वस्तु, किसी प्राणी वस्तु, किसी प्राणी वस्तु स्थान, वस्तु स्थान, किसी प्राणी वस्तु स्थान, चूंकि ये भी प्राणी है इसलिए प्राणी वस्तु स्थान, इसमें भाव नहीं आता जातिवाचक में। ठीक है, प्राणी वस्तु अथवा स्थान, प्राणी वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति या समूह, संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराता है। संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। और एक परिभाषा ये हो गई। और परिभाषा को दूसरे तरीके से परिभाषा से क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे भी बना सकता है, किसी, ध्यान देना, किसी प्राणी वस्तु, किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और व्यक्तिवाचक में फिर विशेष जोड़ देता है, वो मैं आगे को बताऊंगा, पर अभी इतना समझ जाइए क्या, जो संज्ञा शब्द, ध्यान से सुनना, जो संज्ञा शब्द, ये संज्ञा शब्द है गाय, दवाई संज्ञा शब्द है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान के संपूर्ण जाति या समूह, संपूर्ण जाति, गाय की जितनी जातियां हैं, गाय है, गाय की संपूर्ण एक समूह, दवाई संपूर्ण समूह, अमेरिका स्थान है तो स्थान की पर्टिकुलर नाम नहीं होना चाहिए, तो पर्टिकुलर स्थान का नाम तो ये तो व्यक्तिवाचक है, हम तो कह रहे हैं जातिवाचक पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, पर स्थान जैसे मैं कह देता हूं गांव, कितने हैं गांव? एक ही है क्या गांव? कितने गांव हैं? उनकी जाति का पता चलता है, उनके समूह का पता चलता है। गांव कहेंगे तो जातिवाचक। लेकिन जैसे ही गांव में पर्टिकुलर, जैसे ही गांव में, गांव का नाम पर्टिकुलर कोई गांव का नाम रख देंगे तो उस जलगांव, माना किसी गांव का नाम जलगांव रख दिया तो पर्टिकुलर नाम रख दिया ना, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी जातिवाचक से। पर गांव कह रहे हैं, देश कह रहा हूं, कितने देश हैं? जातिवाचक। लेकिन पर्टिकुलर अमेरिका कहे तो व्यक्तिवाचक नाम रख दिया ना, इसलिए ये आगे को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराते हैं उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे गाय, जैसे गाय, शेर, मनुष्य, वस्तुओं में लिखिए जैसे दवाई है ना, दवाई, पर्वत, पर्वत कहें तो कितने पर्वत है ना, देश, गांव, जनपद, कितने हैं? देखो जनपद, कितने देश हैं, कितने गांव हैं, आदि आदि। ठीक है, माने कि अब मैं देखो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों को ऐसे समझते हैं, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। क्या देश कहें तो कितने देश हैं? पर्टिकुलर एक ही है क्या देश? कई देश हैं तो जातिवाचक। पर्टिकुलर देश का नाम जैसे ही रख देते तो क्या, पर्टिकुलर देश का नाम जब रख देंगे, देश तो जातिवाचक है, लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर नाम रखेंगे, देश का नाम पर्टिकुलर अमेरिका, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है,
इसलिए देश, अब ऐसे ही जातिवाचक पर्वत कहें, पर्वत कितने हैं? हजारों पर्वत है, तो पर्वत हजारों है ना, पर्वत जातिवाचक। पर्टिकुलर हिमालय कहेंगे तो व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है ना? और क्या, और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं। वस्तु का नाम जैसे मैं लिख देता हूं पुस्तक, पुस्तक एक ही है क्या दुनिया में? कई पुस्तकें हैं, जातिवाचक। परंतु पुस्तक का नाम पर्टिकुलर कुछ रख दिया, जैसे लिख दिया जाए रामायण, तब तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। नाम देते ही व्यक्तिवाचक, जो संपूर्ण जाति, पुस्तक एक ही नहीं है ना, इसलिए नदी कह देंगे तो नदी में कौन सी संज्ञा होगी आप बताइए तो? नदी में कौन सी संज्ञा होगी? कहीं है ना, जातिवाचक। पर्टिकुलर नाम दो तो गंगा, फिर व्यक्तिवाचक। समझ में आया ना? ठीक है, लिखिए, उसके बाद लिखिए अब ध्यान देना, एक चीज और बताता हूं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वाले बच्चे इस जातिवाचक संज्ञा के जो दो भेद हम हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे उनको अलग पढ़ते हैं, इसलिए वो 5 भेद है कहते हैं संज्ञा के। संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। जो वो दो वहां पढ़ते हैं उनको यहां क्या कहा जाता है? उनको यहां जातिवाचक संज्ञा का उपभेद। इसलिए आप हेडिंग डाल दीजिए, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। देखिए, अंग्रेजी में जातिवाचक संज्ञा के जो दो उपभेद होते हैं ना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में इन दोनों को अलग मानकर 5 बना दिया। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अंग्रेजी में 5 होती है, परंतु हिंदी में इन दो उपभेदों को इसी के अंदर रखा जाता है। इसलिए कितने हो गए? 3 ही है, इसके अंदर 2 है। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, ये अलग से 5 न होकर ये इसके अंदर आ गए 2, और पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ही भेद है। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, लिख दीजिए। कौन कौन से? नंबर 1 या नंबर को समूहवाचक संज्ञा, नंबर को द्रव्यवाचक संज्ञा, लिख दीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, जो 2 भेद होते हैं उनमें ना जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेदों में पहली हेडिंग लिखनी है समूहवाचक। आप लिख दीजिए, तो पहली हेडिंग लिखिए समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं मैं समझा रहा हूं। समूहवाचक संज्ञा, देखिए, आप बाजार गए, आप बाजार जाकर सामान खरीद लाए, तो मैं पूछूंगा आपसे सामान, मैं नहीं, आप स्वयं सोचिए क्या कि आप कैसे सामान लाए? गिनकर लाए, तोल कर लाए, लीटर में लाए, मीटर से नाप कर लाए, लीटर से नाप कर लाए कि मीटर से नाप कर लाए, तोल कर लाए या गिनकर? 4 प्रकार से। गिनकर 1, गिनकर जैसे मारकर, गिनकर लाया मैं 4। तोलकर चीनी, लीटर में दूध किलो में नहीं लाते आप, गिनकर नहीं लाते, और मीटर कपड़ा। और कैसे सामान ला सकते हैं आप इन चारों के अलावा? 4 ही प्रकार से सामान ला सकते हैं आप, या तो गिनकर, या तोलकर, या लीटर में, या मीटर में। और कोई तरीका नहीं है, 4 तरीके से सामान ला सकते हैं। आपके दिमाग में और कोई आएगा तो इन चारों में से ही एक होगा हो, ठीक है। अब देखिए, जब हम सामान लाए, हम 4 प्रकार से ले आए, सामान को हम 4 प्रकार से लाए, परंतु ध्यान से समझना कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा में कौन सा आया? जिनको आप गिनकर लाए ना, वो गणनीय, जो गिनकर आप लाए उसको गणनीय कहते हैं। गणनीय जो होते हैं वो समूहवाचक में आते हैं। समूहवाचक में जैसे एक शब्द लिख देता हूं मैं, माना एक शब्द इसमें लिख देता हूं, जैसे सेना, कई बार आ चुका है एग्जाम में भी, सेना। या मैं लिख देता हूं यहां जैसे कलम, चूंकि इनको गिन सकते हो आप, सेना को गिन सकते हो, 1000, 2000, सेना 14 लाख सैनिक है, सेना में 14 लाख सैनिक है, तो गिन पा रहे हो आप। कलम गिन सकते हो 10, 12। तो जो गणनीय है ना, वो समूहवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। और द्रव्यवाचक में क्या आते हैं? जो किलो में है, द्रव्यवाचक में जो किलो में है, या फिर जो लीटर में है, या फिर जो मीटर में है। किलो, लीटर, मीटर वाली चीजें, ठीक है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। इनको अलग न लिखकर जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही है। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक में इसीलिए अब क्या परिभाषा क्या होगी?
लिखिए समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। समूहवाचक संज्ञा इस प्रकार के लिखिए, इस प्रकार के जातिवाचक शब्दों की कोटि गणनीय होती है। शब्दों की कोटि गणनीय माने गिनने योग्य, ब्रैकेट में लिख देना, गिनने योग्य होती है, गणनीय होती है, गिनने योग्य होती है। इस प्रकार के जातिवाचक संज्ञा शब्दों की कोटि गणनीय होती है, कोटि गणनीय होती है। ठीक है, इस प्रकार के जातिवाचक संज्ञा शब्दों की कोटि गणनीय होती है। फिर लिखना, चूंकि जो गणनीय है उसका समूह हो सकता है, चूंकि जो गणनीय है उसका समूह हो सकता है, चूंकि जो गणनीय है उनका समूह हो सकता है, चूंकि जो गणनीय है उनका समूह हो सकता है, जो गणनीय है उनका समूह हो सकता है। अतः 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 जो संज्ञा शब्द गिने जा सकते हैं, अतः जो संज्ञा शब्द गिने जा सकते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द गिने जा सकते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। लिखिए, इन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द इसलिए भी कहा जाता है, इन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द इसलिए भी कहा जा सकता है, देखिए ध्यान देना, फिर लिखोगे, इसलिए भी कहा जाता है। देखो इसका बहुवचन बन सकता है, सेना सेनाओं, कलम कलमें, इनका बहुवचन बन सकता है भाई। जिनका बहुवचन बन सकता है ना, इसका मतलब वो चूंकि है तो संज्ञा विकारी है, माने वचन बदल सकता है, लेकिन इनका बहुवचन बन सकता है ना, इसलिए इनको समूहवाचक संज्ञा के अंडर रखा जाता है, क्योंकि इनके बहुवचनीय रूप होते हैं। इसके बहुवचन नहीं होते किलो में। अब आपसे कहा जाए सोना, सोना माने धातु वाली सोना, जो गहने बनते हैं जिसके, सोना, इसका बहुवचन बनाओ, नहीं बनाया जा सकता। आप कहोगे सोने, सोने बहुवचन नहीं होता, सोने तो तिर्यक रूप होता है। इसको मैं तिर्यक रूप क्या होता है वचन में समझाऊंगा, लिंग वचन में तिर्यक रूप। ये सोना का सोने तिर्यक रूप बन जाएगा। पर देखिए अब दो, मैं कह रहा हूं चीनी, चीनी माने चीनी, खाने वाली चीनी, शुगर। अब बताइए चीनी का बहुवचन, इसलिए लिखिए इनको समूहवाचक श्रेणी में इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि इनका बहुवचनीय रूप प्रयुक्त होता है, क्योंकि इनका बहुवचनीय रूप प्रयुक्त होता है, बहुवचनीय रूप प्रयुक्त होता है, माने ये बहुवचन में बनते हैं, इनका बहुवचन बनता है, बहुवचनीय रूप प्रयुक्त होता है, इसलिए इनको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। गिन भी सकते हैं, एक तो गणनीय होते हैं, दूसरे बहुवचन में भी होते हैं, इसलिए इनको समूहवाचक में रखा जाता है। लिखिए जैसे कक्षा गिन सकते हो आप, बच्चे भी गिन सकते हो और कक्षा भी गिन सकते हो। कक्षा, सेना, कक्षा सेना, टीम, पुलिस, सब गिनने वाले हैं। देखो गिरोह गिन सकते हो आप, गुच्छा गिन सकते हो आप, दर्जन गिन सकते हो आप, दर्जन में 12 होते हैं, गिने। मंडली, कितनी मंडलियां हैं गिन सकते हो, मंडली। ठीक है आदि। ये आपने देखिए, इन शब्दों से आपको लीटर मीटर का ज्ञान नहीं होता है, लीटर मीटर किलो का ज्ञान नहीं होता है, इनका कोई संबंध नहीं है लीटर मीटर किलो से। ठीक है। अब देखिए एक नई चीज आपको बताता हूं। समूहवाचक संज्ञा शब्द ना, समूहवाचक संज्ञा शब्द त्रियक रूप सेना का सेनाओं बन जाएगा, कलम का कलमों बन जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इस प्रकार के समूहवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध करा देते हैं, एक वचन में ही बहुवचन बन जाते हैं। ठीक है, एक वचन में ही बहुवचन का बोध। लिखिए ध्यान रहे कि, लिखिए इसी में लिखिए ध्यान रहे कि इस प्रकार के संज्ञा शब्द, इस प्रकार के संज्ञा शब्द समूहवाची होने के कारण, समूहवाची होने के कारण कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध करा देते हैं, एक वचन में ही बहुवचन का बोध करा देते हैं, एक वचन में ही बहुवचन का बोध करा देते हैं।
बहुवचन का बोध करा देते हैं। जैसे एक वचन में ही बहुवचन का बोध करा देते हैं। जैसे देखिए, मैं कहूं कलम लाया हूं, कितनी, अब मैं यहां लिख देता हूं 4 कलम लाया हूं, 4 कलम लाया हूं। देखिए कलम शब्द तो एक वचन में ही प्रयुक्त हो गया और 4 हैं तो कलम नहीं लिखा ना, तो एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग हो सकता है। एक वचन में ही बहुवचन का बोध करा देती है कभी कभी। ये सामान्य चीजें हैं भले होने को, ये आगे जाकर आपको काम आएंगी। कहां पर काम आएंगी? जब विशेषण पढ़ोगे आप। ठीक है, अब लिखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले लिखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं आपको पहले बता चुका हूं द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है? किलो, लीटर, मीटर, किलो, लीटर, मीटर। द्रव्यवाचक संज्ञा में किलो, लीटर, मीटर वाली चीजें आती हैं। तो जो संज्ञा शब्द गणनीय नहीं होते हैं, जो संज्ञा शब्द गणनीय नहीं, गिन नहीं सकते हो आप किलो को, 2 किलो कह रहे हो, गिन नहीं रहे हो, आप तोल के बता रहे हो। 2 लीटर कह रहे हो, गिन नहीं रहे हो, बल्कि लीटर में तोल रहे हो। 2 मीटर कह रहे हो, गिन नहीं रहे हो, बल्कि माप रहे हो। लीटर में मापो चाहे मीटर में मापो। तो लिखो, इस प्रकार के जातिवाचक संज्ञा शब्दों की, इस प्रकार के जातिवाचक संज्ञा शब्दों की, इस प्रकार के जातिवाचक संज्ञा शब्दों की कोटि, जातिवाचक संज्ञा शब्दों की कोटि लीटर, मीटर, किलो, लीटर, मीटर, किलो आदि का बोध कराती हैं, आदि का बोध कराती हैं। कोटि लीटर, मीटर, किलो आदि का बोध कराती हैं। इनकी गणना नहीं की जा सकती है, इनकी गणना नहीं की जा सकती है, गणना नहीं की जा सकती। अब देखो इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें ना तीनों चीजें आती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों चीजें आ सकती हैं। माने द्रव्यवाचक में ठोस भी आ सकता है, द्रव भी आ सकता है, गैस भी। यहां द्रव नहीं आ सकता था, यहां ठोस भी आएगा, यहां द्रव भी आएगा, यहां गैस भी आएगा। लिख दीजिए, अभी समझाऊंगा, अभी लिखाऊंगा, अभी लिख दीजिए। इस कोटि में ठोस, द्रव, गैस तीनों का समावेश होता है। इस कोटि में ठोस, द्रव, गैस तीनों का समावेश होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों का समावेश होता है। इस कोटि में ठोस, द्रव, गैस तीनों का समावेश होता है। जैसे लिखिए, जैसे लिखिए 3 किलो, अच्छा ऐसा नहीं लिखना है, जैसे लिखिए चावल, खाली ऐसा लिखिए चावल। चावल को आप गिन कर लाते हैं? नहीं, तोल कर लाते हैं ना, किलो में। देखो द्रव्यवाचक। जैसे लिखिए दूध, तेल, लीटर में आता है ना, द्रव्यवाचक। मीटर में क्या आता है? कपड़ा, मीटर में आता है ना, द्रव्यवाचक। अब लिखिए आप जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद भी लिख दिए, जातिवाचक संज्ञा भी लिख दिए। इसके 2 भेद होते हैं। समूहवाचक, समूहवाचक में क्या आते हैं? गणनीय। द्रव्यवाचक में किलो, लीटर और मीटर वाली चीजें आती हैं। ठीक हो गया। अब लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पर्टिकुलर नाम को कहते हैं। हरीश को पर्टिकुलर हरीश का नाम दिया है, अमेरिका को पर्टिकुलर अमेरिका नाम दिया है, स्थान को पर्टिकुलर अमेरिका नाम दिया है। जब पर्टिकुलर कोई नाम दोगे ना, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को पर्टिकुलर नाम दोगे, गाय को पर्टिकुलर कोई नाम दे दोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय कहोगे तो नहीं होगी, गाय तो बहुत है। अगर उसका कोई नाम रख दोगे तब क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अब आदमी कहा तो व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है, बहुत है ना आदमी। लेकिन पर्टिकुलर नाम रख दोगे हरीश तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो लिखिए व्यक्तिवाचक की परिभाषा लिखिए। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष, खाली व्यक्ति नहीं, विशेष व्यक्ति, कौमा वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, स्थान के नाम का बोध कराते हैं। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा स्थान का बोध कराते हैं। अथवा प्राणी भी लिख दीजिए, वहां पर कॉमा करके छोटा सा कहीं पर लिख दीजिए, प्राणी का के नाम का बोध कराते हैं, के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब ध्यान देना, लिख दीजिए इस प्रकार के संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध न कराकर इस प्रकार के संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध तो जातिवाचक कराते हैं। इस प्रकार के संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध न कराकर उस व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी में से उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के किसी एक विशेष नाम का बोध कराते हैं। विशेष नाम दिया जाएगा उनको, विशेष नाम का बोध कराते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में हरीश नाम दे दिया पर्टिकुलर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस नाम पर्टिकुलर, व्यक्ति। प्राणी का पर्टिकुलर नाम दोगे, जैसे कुत्ते का पर्टिकुलर नाम आपने कुछ रख दिया, कुछ भी आपने रख दिया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वो जैसे कुत्ते का नाम टॉमी रख दिया तो टॉमी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और ऐसे ही पर्वत का नाम आपने पर्वत कहा तो वो तो संपूर्ण जाति का बोध, पर्वत कई है, जाति है, समूह का बोध हो रहा है पर्वत शब्द से तो। लेकिन पर्टिकुलर नाम हिमालय लिख दीजिए, हिमालय व्यक्तिवाचक नाम दे दिया ना, एक कोई नाम देना है उसको, आपने पर्टिकुलर कोई नाम देना है। अब हिमालय कहकर सारे पर्वत याद आ रहे हैं क्या? नहीं, हिमालय कहकर केवल हिमालय का बोध हो रहा है, पर्वत से सारे पर्वतों का बोध होता है। अब मैं ध्यान देना, अगर जातिवाचक संज्ञा शब्द में कहें नदी, कई नदी है ना, सारी नदियों का ध्यान आएगा। लेकिन गंगा कहें तो व्यक्तिवाचक, जैसे लिखे गंगा, ठीक है, गंगा, ठीक है। अब पुस्तक का नाम लिखें, जैसे वस्तु का नाम लिखें, वस्तु में पुस्तक का नाम लिख दिया रामचरितमानस, पर्टिकुलर नाम दे दिया ना एक वस्तु को, पुस्तक एक वस्तु है, उसको पर्टिकुलर क्या नाम दे दिया? रामचरितमानस, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पर्टिकुलर नाम जैसे ही दोगे वो कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, नोट करके लिखो, हेडिंग लिखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक को जातिवाचक कैसे बनाया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा बना देते हैं कभी, ध्यान देना। व्यक्तिवाचक को जातिवाचक को व्यक्ति बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, फिर समझा रहा हूं, लिखिए, ये हेडिंग ही लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग लिखिए। भाषा में प्रयोग के कारण कभी कभी ध्यान से लिखना, मैं समझा भी रहा हूं, प्रयोग के कारण कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है। जैसे ध्यान देना, हाँ, जैसे ध्यान देना, एक लिखता हूं, एक वाक्य लिख रहा हूं, आज एकलव्य नहीं दिखाई देते। देखो कितने, एकलव्य एक था और हमने यहां क्या बना दिया? आज एकलव्य दिखाई नहीं देते। एकलव्य जैसे लोग नहीं दिखाई देते, आज एकलव्य नहीं दिखाई देते, मतलब एकलव्य जैसे गुरु भक्त लोग दिखाई नहीं देते। तो कई बना दिया हमने, देखो एकलव्य एक ही था और हमने यहाँ क्या बना दिया? आज एकलव्य दिखाई नहीं देते, कई एकलव्य हैं, एकलव्य जैसे लोग दिखाई नहीं देते, बहुवचन बना दिया एक प्रकार से। क्या बन गया? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक को जातिवाचक बना दिया, पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक को हमने ही जातिवाचक बनाया। जैसे और लिखिए, जैसे लिखिए, दूसरा लिखिए, देश में
रावणों की कमी नहीं है। देश में रावणों की कमी नहीं है। देश में रावणों की कमी नहीं है। रावणों की कमी नहीं है। जितने भी रावण टाइप के लोग हैं ना, सब आ गए इसमें। एक रावण व्यक्तिवाचक, रावणों कई बना दिए ना, जातिवाचक। जब कई का बोध होता है तो जातिवाचक, रावणों को अंडरलाइन कर दीजिए। अब जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं। व्यक्तिवाचक खाली रावण होता, रावणों। व्यक्तिवाचक को हमने क्या बना दिया? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक को जातिवाचक बना दिया, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण लिखिए, देश को जयचंदों से बचाइए। देश को जयचंदों से बचाइए। देश को जयचंदों से बचाइए। अब देखो, जयचंद तो एक था, खाली जयचंद पर्टिकुलर नाम है ना, व्यक्तिवाचक। जयचंदों कितने? 50 जयचंद हैं आज देश में, हजारों जयचंद हैं देश में। जयचंदों से बचाइए, बहुवचन बना दिया ना। व्यक्तिवाचक को क्या बना दिया? जातिवाचक बना दिया, बहुवचन बनते। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका उल्टा कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी इसका उल्टा, व्यक्तिवाचक को जाति बनाए तो जातिवाचक को व्यक्तिवाचक बना देते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा शब्द का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा शब्द का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ये मैं 2-4 ही उदाहरण लिखा रहा हूं, और कहीं आ सकते हैं के रूप में प्रयोग। लिखिए, प्रयोगवश कभी कभी यह देखा जाता है कि, प्रयोगवश कभी कभी यह देखा जाता है कि, कभी कभी यह देखा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द, यह देखा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए रूट कर दिए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए तो व्यक्तिवाचक होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए रूट कर दिए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए रूट कर दिए जाते हैं। इस स्थिति में वह जातिवाचक, अभी समझाऊंगा, आप लिखिए, अभी समझा रहा हूं। इस स्थिति में वह जातिवाचक न रहकर व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। इस स्थिति में वह जातिवाचक न रहकर व्यक्तिवाचक बन जाते हैं, बन जाते हैं। अर्थात कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक बना दिया जाता है। यह बहुत आता है एग्जाम में, जातिवाचक संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक बना दिया जाता है। जैसे देखिए, हाँ जैसे, अब देखिए ध्यान से समझना। एक शब्द बोलता हूं, गोस्वामी। गोस्वामी एक जाति होती है, ठीक है। गोस्वामी एक जाति होती है। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में प्रायः गोस्वामी एक बहुत बड़ी जाति है। गोस्वामी जैसे जोशी, पांडे जातियां होती है ना, वैसे गोस्वामी एक जाति होती है। अब गोस्वामी कहेंगे तो कई है ना, गोस्वामी तो कई, गोस्वामी जाति में पैदा हुए लोग गोस्वामी कई हैं। अब गोस्वामी जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि गोस्वामी कहते ही जितने भी गोस्वामी लोग हैं उनकी याद आती है। लेकिन अगर हम कहें गोस्वामी महान राम भक्त थे, तो पर्टिकुलर किसकी ओर इशारा हो रहा है? तुलसीदास जी की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहते हैं ना। देखो, जातिवाचक को क्या बना दिया? व्यक्तिवाचक। अब पर्टिकुलर एक के लिए बना दिया, जो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है गोस्वामी शब्द, वो पर्टिकुलर एक का ही बोध करा दे रहा है। किसका? तुलसीदास का। जैसे एक उदाहरण और बताता हूं, पंडित। पंडित माने विद्वान होता है, पंडित माने विद्वान। अब पंडित कितने हैं संसार में? विद्वान, जितने भी विद्वान है वो सब पंडित हैं। जो भी विद्वान है वो पंडित है, पंडित। अब कितने हैं पंडित? लाखों, हजारों, लाखों पंडित पढ़े हैं, विद्वान पढ़े हैं। तो क्या हो गया? जातिवाचक पंडित शब्द। तो क्योंकि जो समूह का बोध कराए तो वो जातिवाचक, पंडित एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, तो समूह का बोध जातिवाचक। अब इसको व्यक्तिवाचक बनाते हैं पंडित को। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किसके लिए कहा? पर्टिकुलर नेहरू के लिए। तो पंडित जी यहां पर क्या हो गया? फिर नेहरू के लिए कहा गया है तो व्यक्तिवाचक हो गया। देखो, जातिवाचक न होकर फिर वो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक। लिख दीजिए, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अंडरलाइन कर देना, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है इसलिए। और भी हैं, देखिए ऐसे उदाहरण। और क्या, जैसे एक उदाहरण है, लाला। लाला कितने होते हैं? बाजार में
जो भी बनिए होते हैं लाला कहलाते हैं, लाला जी कहते हैं बाजार में। जितने भी लाला हैं बाजार के, बड़े बड़े लाला होते हैं बाजार में जो व्यवसायी होते हैं। लाला एक प्रकार का कैसा शब्द है, कई लाला हैं इस देश में जो व्यवसाय करते हैं, तो जातिवाचक, कई हैं तो जातिवाचक। अब पर्टिकुलर लाला जी देश के लिए शहीद हो गए कहेंगे तो लाला जी, पर्टिकुलर अगर एक शब्द लाला जी कहेंगे तो फिर किसके लिए, लाला लाजपत राय के लिए। लाला जी देश के लिए शहीद हो गए, अब वो क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। लिख दीजिए इसको भी, है ना। इस प्रकार व्यक्तिवाचक को जातिवाचक, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको मैं दो पढ़ाया आज, क्या अर्थ के आधार पर दो भेद पढ़ाया मैं, कौन से, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा शब्द को अगले टॉपिक में आपको मैं पढ़ाऊंगा, भाववाचक संज्ञा शब्द को अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।